हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है मेरा मकान वास्तव में घर बन गया। परेशान इंद्र एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगा रहे थे। गुस्से में बुदबुदाए जाने वाले शब्दों को शिल्पी लाख चाहने पर भी सुन नहीं पा रही थी। बस चेहरे के भावों से अनुमान भर ही लगा पाई कि वो हालात को कोस रहे हैं। अमन की कारस्तानियों से दुखी इंद्र का जब परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रहता था तो वो आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति में कोई ना कोई कारण ढूंढकर उसे कोसना शुरू कर देते। ये आज की बात नहीं थी। अमन का यूं देर रात घर आना, घर आकर लैपटॉप पर व्यस्त रहना अब रोज की दिनचर्या बन गई थी। कान से फोन चिपकाकर रोबोट की तरह उसके हाथ थाली से मुंह में रोटी के कौर पहुंचाते रहते। उसकी दिनचर्या में मौजूद रिश्तों के सिर्फ नाम भर ही थे। उनके प्रति ना कोई भाव था ना भाषा थी। औलाद से माँ बाप को क्या चाहिए होता है? केवल प्यार या कुछ समय। लेकिन अमन को देखकर तो यूं लगता कि समय रेत की मानिंद मुट्ठी से इतनी जल्दी फिसल गया कि मैं ना तो अमन की तुतलाती बातों के रस का आनंद ले पाई और ना ही उसके नन्हे कदम आंखों को रिझा पाए। उसे किशोर से युवा होते देखती रही। विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने वाले अमन के दिल पर मैं भी हाथ कहाँ रख पाई। जब वो स्कूल या की दोस्तों की कोई बात मुझे बताना चाहता तो मैं हमेशा रसोई में अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर उसे उसके पापा के पास भेज देती और इंद्र उसे उसके दादा के पास। समय ही नहीं था हमारे पास उसकी बातें या शिकायतें सुनने का। आज अमन के पास समय नहीं है अपने अधेड़ होते माँ बाप के पास बैठने का। आज हम दोनों अमन को दोषी मानते हैं। इंद्र तो उसे नई पीढ़ी की संज्ञा देकर बिगड़ी हुई औलाद कहते हैं। लेकिन वास्तव में दोषी कौन है? हम दोनों, इंद्र या मैं या केवल अमन? लेकिन सप्ताह के 6 दिन तक रूखे रहने वाले अमन में शनिवार की रात से मैं प्रशंसनीय परिवर्तन देखती। तब भी वो अपना अधिकतर समय यार दोस्तों की टोली में ही बिताना पसंद करता। रविवार की सुबह घर से निकलकर 4-5 घंटे गायब रहना उसके लिए मामूली बात थी। न ढंग से नाश्ता करता है न रोटी खाता है। अपने में सोचते सोचते मैं फुसफुसा रही थी और मेरे फुसफुसाए शब्दों की ध्वनि इतनी साफ थी कि तिल मिलाए इंद्र अपने अंदर की कड़वाहट उगलने से खुद को रोक नहीं पाए। जब आवेग नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो तबाही निश्चित होती है। बात जब भावों विचारों में आवेग की हो और सद्व्यवहार के बंधन टूटने लगे तो क्रोध भी अपनी सीमाएं तोड़ने लगता है। मेरी बुदबुदाहट की तीखी प्रक्रिया देते हुए इंद्र ने कहा, हाँ हाँ, तुम हमेशा खाने की थाली सजाकर दरवाजे पर खड़ी रहकर आरती उतारो उसकी, जब जब वो घर आए। चाहो तो नगाड़े पीटकर पड़ोसियों को भी सूचित करो कि हमारे यहाँ अति विशिष्ट व्यक्ति पधारे हैं। कहो तो मैं भी डांस करूं। ऐसे कहते कहते आवेश में आकर इंद्र ने जब हाथ पैर हिलाने शुरू किए तो मैं तो अचंभित सी उन्हें देखती रह गई। सच ही तो था, गुस्सा इंसान से सही बात कहने व संतुलित व्यवहार करने की ताकत खत्म कर देता है। मुझे इंद्र पर नहीं, खामखा अपने पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैंने अमन की बात शुरू की। इंद्र का स्वभाव तो जल्दी उखड़ने वाला रहा है, लेकिन उनके गुस्से के चलते मैं भी चिड़चिड़ी होती गई। इंद्र हमेशा अमन के हर काम की चीरफाड़ करते रहते। शुरू में अपनी गलती मानकर इस काम में सुधार करने वाले अमन को भी लगने लगा कि उसके काम की आलोचना सिर्फ आलोचना के लिए ही की जा रही है और इसे ज़्यादा महत्व देना बेकार है। ये सब सोचते सोचते मैंने अपने दिमाग को झटका। तभी विचार आया कि बस बहुत हो गया, अब इन सब से मुझे खुद को ही नहीं इंद्र को भी बाहर निकालना होगा। आज सुबह से माहौल में पैदा हो रही तल्खियाँ और तलक ना हो, इसीलिए मैंने इंद्र को पनीर परोसते हुए कहा, आप यूं तो उसके कमरे में जाकर बार बार देखते हो कि वो ठीक से सोया है या नहीं, और वैसे छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह तुनक जाते हो। आपके दोस्त राजेंद्र भी तो उस दिन समझा रहे थे कि गुस्सा आए तो बाहर निकल जाया करो। बस अब बहुत हो गया बच्चे के पीछे पुलिस की तरह लगे रहना। जीने दो उसे अपनी जिंदगी, ठोकर खाकर ही तो संभलना जानेगा। मैंने समझाने की कोशिश की। ऐसा है शिल्पी मैडम, जब तक जिंदा हूँ आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकता। घर है ये, सराय नहीं कि जब चाहे कोई अपनी सुविधा और ज़रूरत के मुताबिक मुंह उठाए चला आए और देहरी पर खड़े दरबान की तरह हम उसे सैल्यूट मारें।
दोनों हाथों को जोर से जोड़ते हुए इंद्र जब बोले तो मुझे उनके उस अंदाज पर हंसी आ गई। रविवार को फिर अमन 10 बजे का चाय पीकर निकला और 1 बजने को था, पर अभी तक नदारद था। बहुत मन करता है कि हम एक साथ बैठें, लेकिन इस नीड़ में मैंने हमेशा एक सदस्य की कमी पाई, कभी इंद्र की तो कभी अमन की। इधर हम पति पत्नी व उधर मेरे बूढ़े सास ससुर की आंखों में एक दूसरे के साथ बैठकर भरपूर समय बिताने की लालसा के सपने तैरते ही रह जाते। अपनी सास गिरिजा के साथ बैठी उदास मन से मैं दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। आंखों में रह रहकर आंसू उमड़ आते, जिन्हें मैं बड़ी सफाई से पोंछती जा रही थी कि तभी माँ जी बोली, बेटी, मन को भीगी लकड़ी की तरह मत बनाओ कि धीरे धीरे सुलगती रहो। अमन के नासमझ व्यवहार से जी हल्का मत करो। माँ जी, अभी शादी होगी उसकी, आने वाली बहू के साथ भी अमन का व्यवहार। शिल्पी की बात को बीच में ही रोककर समझाते हुए माँ जी बोली, आने वाले कल की चिंता में तुम बेकार ही नई समस्याओं को जन्म दे रही हो। कभी इंसान हालात के परिणाम कुछ सोचता है, लेकिन उसका दूसरा ही रूप सामने आता है। नदी का जल अनवरत बहता रहता है, लेकिन वो रास्ते में आने वाले पत्थरों के बारे में पहले से सोचकर बहना तो नहीं रोकता ना। ठीक वैसे ही इंसान को चलना चाहिए। इसीलिए पहले से परिणामों के बारे में सोचकर बेकार दिमाग पर बोझ मत बढ़ाओ। पर माँ जी, मैं अपने को सोचने से मुक्त नहीं कर पाती। कल अगर अपनी पत्नी को भी समय ना दिया और इसी तरह से उखड़ा उखड़ा रहा तो ऐसे में कोई कैसे एडजस्ट करेगा। मैं समझ नहीं पा रही वो हमसे इतना कट क्यों रहा है। क्या ऑफिस में अपने फ्रेंड सर्कल में भी वो इतना ही कोरा होगा। माँ जी, मैं उसके दोस्त निखिल से इसका कारण पूछ कर ही रहूँगी, शायद उसे कुछ पता हो। अभी तक मैं टालती आ रही थी, लेकिन अब जानना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले तक जिसके हंसी ठहाकों से घर गुलजार रहता था, अचानक उसके मुंह पर ताला कैसे लग गया। इंद्र का व्यवहार अगर उसे कचोट रहा है बेटी, तो इंद्र तो शुरू से ही ऐसा रहा है। डांटता है तो प्यार भी करता है। अब तो माँ भी कुछ चिंतित दिखी। शिल्पी, अब जब तुमने ध्यान दिलाया है तो मैं भी गौर कर रही हूँ, नहीं तो मैं भी इसे पढ़ाई की टेंशन समझती थी। बातों के सिलसिले पर डोरबेल ने कुछ देर के लिए रोक लगा दी। लगभग 3 बजे अमन लौट कर आया था। आप लोग मुझे यूं क्यों घूर रहे हैं? अमन ने कमरे में घुसते हुए दादी और माँ को अपनी ओर देखते हुए पाकर पूछा। अमन के ऐसा पूछते ही मेरा संयम फिर टूट गया। कहाँ चले गए थे आप? कुछ ठौर ठिकाना होता है? बाकी दिन आपका ऑफिस, आज आपके दोस्त, कुछ घर वालों को बताना ज़रूरी समझते हैं आप या नहीं? मैं जब जब गुस्से में होती तो अमन से बात करने में तुमसे आप पे उतर आती, लेकिन बहुत ही संयत स्वर में मुझे दोनों कंधों से पकड़कर गले लगाकर अमन बोला, ओ मेरी प्यारी माँ, आप तो गुस्से में पापा को भी मात कर रही हो। चलो चलो, गुस्सा गुस्सी को वॉश बेसन में थूक आएं। और हंसते हंसते दादी की ओर मुंह करके बोला, दादी, गया तो मैं सैलून था बाल कटवाने, सोचा आज अच्छे से हेड मसाज भी करवा लूं। पूरे हफ्ते काम करते करते नसें खिंचने लगती हैं। एक तो इसमें देर हो गई और ज्यों ही सैलून से निकला तो लव मिल गया। आज उसकी वाइफ घर पर नहीं थी तो उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो वो मुझे बढ़िया नाश्ता बनाकर खिलाएगा। माँ, तुम तो जानती हो कि कल से वही भागा दौड़ी। हाँ, ये गलती हुई कि मुझे आपको फ़ोन कर देना चाहिए था। माँ के गालों को बच्चों की तरह पुचकारते हुए वो नहाने के लिए घुसने ही वाला था कि पापा का रुबीला स्वर सुनकर रुक गया। बरखुरदार, अच्छा बेवकूफ़ बना रहे हो। आधा दिन यूं ही सही तो आधा दिन किसी और तरह से। हो गया ख़त्म पूरा दिन। संडे शायद तुम्हें किसी सज़ा से कम नहीं लगता होगा। आज तुम मुंह खोलकर सॉरी बोल रहे हो, बाकी दिन तो इस औपचारिकता की भी ज़रूरत नहीं समझते। अमन के चेहरे पर कई रंग आए कई गए। नए झगड़े की कल्पना से ही मैं तो भयभीत हो गई। दूसरे कमरे से निकल आए दादा भी अब एक नए विस्फोट को झेलने की कमर कस चुके थे। दादी तो घबराहट से पहले ही रोने जैसी हो गई। इतनी सी देर में हर किसी ने परिणाम की आशा अपने अपने ढंग से कर ली थी, लेकिन अमन तो आज जैसे शांति प्रयासों को बहाल करने की ठान चुका लगता था। बिना बौखलाए पापा का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाते हुए बोला, पापा, जैसा आप लोग मुझसे मेरे व्यवहार से शिकायत रखते हो, वैसा ही ख्याल मेरा भी आपके बारे में है।
मैं बदला तो केवल आपके कारण, मुझे रिजर्व किया तो आपने, मोबाइल चेपू हूँ, लैपटॉप पर लगा रहता हूँ, वगैरह वगैरह कई बातें। पर पापा, मैं ऐसा क्यों होता गया, उस पर आपने सोचना ज़रूरी नहीं समझा। फ्रेंड सर्कल में हमेशा खुश रहने वाला अमन घर आते ही मौन धारण कर लेता है। क्यों, कभी सोचा? ऑफिस से घर आने पर आप हमेशा गंभीरता का लबादा ओढ़े हुए आते। माँ ने आपसे कुछ पूछा और आप फोन पर बातें कर रहे हो तो अपनी तीखी भाव भंगिमा से आप पूछने वाले को दर्शा देते कि बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। पर आपकी बातचीत का सिलसिला बिना कमर्शियल ब्रेक के फिल्म की भांति चलता रहता। दूसरे से लंबी बात करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन हम सबसे नपे तुले शब्दों में ही बात करते। आपकी कठोरता के कारण माँ अपने आप में सिमटती गई। जब भी मैं उनसे कुछ पूछता तो पहले तो लताड़ती ही थी, लेकिन बाद में अपनी मजबूरी बताकर जब माफ़ी मांगती तो मैं अपने आप को कोसता। इस बात में कोई शक नहीं कि आप घर की ज़रूरतें एक अच्छे पति, पिता और बेटे के रूप में पूरी करते आए हैं। बस हम सबको शिकायत थी और है आपके रूखे व्यवहार से। मेरे मन में ये सोच बर्फ़ की तरह जमती गई कि ऐसा रोबीला व्यक्तित्व बनाने से औरों पर रोब पड़ता है। कम बोलने से बाकी लोग भी डरते हैं और मैं भी धीरे धीरे अपने में सिमटता चला गया। मैंने भी दोहरे व्यक्तित्व का बोझ अपने ऊपर लादना शुरू किया। घर में कुछ, बाहर और कुछ, लेकिन इस नाटक में मन में बची भावुकता माँ की ओर खींचती थी। माँ पर तरस आता था कि इनका क्या दोष है। दादी से मैं आज भी लुका छिपी खेलना चाहता हूँ। कहते कहते अमन भावुक होकर दादी से लिपट गया। अच्छा, मैं ऐसा इंसान हूँ, तुम सब मेरे बारे में ऐसी सोच रखते थे और मेरी ही वजह से तुम घर से कटने लगे। रुआंसे स्वर में इंद्र बोले, नहीं बेटा, तुम्हारे पिता के ऐसे व्यवहार के लिए मैं ही सबसे ज्यादा दोषी हूँ। अमन को ये कहकर इंद्र की ओर मुखातिब होते हुए दादा बोले, मैंने अपने विचार तुम पर थोपे। घर में हिटलर शाही के कारण तुमसे मैं अपेक्षा करने लगा कि तुम मेरे अनुसार उठो, बैठो, चलो। तुम्हें तुम्हारे हर काम की लगाम मैं अपने हाथ में रखने लगा था। छोटे रहते तुम मेरा हुक्म बजाते रहे, मेरा अहम भी संतुष्ट था। यार दोस्तों में मैं गर्व से मूंछों पर ताव देकर अपने आज्ञाकारी बेटे के गुणों का बखान करता। पर जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, तुम भी मेरे प्रति दबे हुए आक्रोश को व्यक्त करने लगे। तुम्हारी समस्या सुनने के बजाय तुम्हारे मन को टटोलने की जगह मैं तुम्हें नकारा साबित करके तुमसे नाराज रहने लगा। धीरे धीरे तुम विद्रोही होते गए। बात बात पर तुम्हारी तुनक मिजाजी से मैं तुम पर और सख्ती करने लगा। धीरे धीरे वो समय भी आया कि जिस कमरे में मैं बैठता तुम उधर से उठकर चल पड़ते। मेरा हठीला मन तुम्हारे इस आचरण को, तुम्हारे इस व्यवहार को अपने प्रति आदर समझता रहा कि तुम बड़ों के सामने सम्मानवश बैठना नहीं चाहते। लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ कि स्कूल में विद्यार्थियों से डंडे के जोर पर नियम मनवाने वाले प्रिंसिपल घर में बेटे के साथ पिता की भूमिका सही नहीं निभा पाया। पर जितना दोषी आज मैं हूँ, उतना ही दोष तुम्हारी माँ का भी रहा। क्यों? इसीलिए कि वो आज्ञाकारिणी बीवी बनने के साथ साथ एक आज्ञाकारिणी माँ भी बन गई। एक तरफ पति की गलत सही सब बातें मानती थी और दूसरी तरफ बेटे की हर बात को सिर माथे पर लेती थी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। कम से कम मुझे तो बेटे के लिए गांधारी नहीं बनना चाहिए था। जैसे आज शिल्पी अमन के व्यवहार के कारण भविष्य में पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में सोचकर चिंतित है, उस समय मेरे दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि इंद्र का व्यवहार भविष्य में कितना घातक हो सकता है। हम सब यही सोचते थे कि इसकी पत्नी ही इसे संभालेगी, लेकिन शिल्पी को गाड़ी के पहियों में संतुलन खुद ही बिठाना पड़ा। प्रशंसा भरी नजरों से दादी शिल्पी को देख रही थी। अमन, शिल्पी ने इंद्र के साथ तालमेल बिठाने में जो कुछ किया उसकी तो तेरी दादी तारीफ करती हैं। ये भी सच है कि इस दौरान शिल्पी कई बार टूटी भी, रोई भी, घर भी छोड़ना चाहा। इंद्र से एक बार तो तलाक लेने के लिए भी अड़ गई थी, लेकिन तुम्हारी दादी ने उसके बिखरे व्यक्तित्व को जब से समेटा, तब से वो हर समस्या में सोने की तरह तपकर निखरती गई। ससुर जी ने एक छिपा हुआ इतिहास खोल कर रख दिया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले इस झूठे अहम की दीवारों को अब गिराना एक जरूरत बन गई है। जीवन में केवल
प्यार का ही स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। इसे जीवित रखने के लिए दिलों में एक दूसरे के लिए केवल सम्मान होना चाहिए, हठ नहीं। अमन बोला। अच्छा, अगर तुम इतनी ही अच्छी सोच रखते थे तो तुम हठीले क्यों बने? पापा की ओर से दगे इस प्रश्न का जवाब देते हुए अमन हौले से मुस्कुराया। तब क्या मैं आपको बदल पाता? और दादा, क्या आप ये मानते हैं कि आपने अपने बेटे के लिए कुशल पिता की नहीं, प्रिंसिपल की ही भूमिका निभाई? यानी दादा से पापा, फिर मैं। इस खानदानी गुंडागर्दी का अंत ही नहीं होता। बोलते बोलते अमन के साथ साथ सभी हंस पड़े। मेरी खुशी का तो और छोर ही नहीं था, लेकिन आज मेरा मकान वास्तव में एक घर बन गया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।